द ब्लफ। जी हाँ दोस्तों, ये अपकमिंग एक्शन मूवी है जो कि OTT पर हमें सीधा देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द OTT पर हमें एक तरह से कई जगह देखने को मिल चुकी हैं और देखने को कई जगह मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को कर दें लाइक। द ब्लफ 2026 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फ्रैंक ई फ्लावर्स ने किया है। पटकथा फ्लावर्स और जो बॉलारिनी ने लिखी है और इसमें प्रियंका चोपड़ा, कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा, सफिया ओकले ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन ने अभिनय किया है। इसका निर्माण एजीबीओ, सिनेस्टार पिक्चर्स और पर्पल पेबल पिक्चर्स ने किया है। ये फिल्म 25 फरवरी 2026 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। आधार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कैरिबियन में एक पूर्व समुद्री डाकू को अपने परिवार की रक्षा करनी होगी जब उसका अतीत उसका पीछा करने लगता है। ढालना प्रियंका चोपड़ा एरसल बॉर्डन के किरदार में, जो एक पूर्व समुद्री डाकू है। कार्ल अर्बन ने कैप्टन कॉनर की भूमिका निभाई है, जो एरसल के प्रति गहरी दुश्मनी रखने वाला एक समुद्री डाकू है। एरसल के पति TH बोर्डन के रूप में इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा, सैफिया ओकले ग्रीन ने एलिजाबेथ बॉर्डन का किरदार निभाया है, जो एरसल की भाभी हैं। वेदांतेन नायडू ने एरसल के बेटे इसहाक बोर्डन की भूमिका निभाई। टेमुएरा मॉरिसन ने ली की भूमिका निभाई है, जो एक क्वार्टर मास्टर और कॉनर का द्वितीय कमांडर है। फरवरी 2021 में ये घोषणा की गई कि फ्रैंक ई फ्लावर्स द ब्लफ का निर्देशन करेंगे, जिसे जो बॉलारिनी और फ्लावर्स ने लिखा है और जिसमें जोई सल्डाना मुख्य भूमिका में होंगी। नेटफ्लिक्स वितरण करेगा। जनवरी 2024 में प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका में सल्डाना की जगह लेने के लिए अनुबंध किया। हालांकि सल्डाना कार्यकारी निर्माता के रूप में परियोजना से जुड़ी रहीं। मार्च 2024 में अमेज़ॉन MGM स्टूडियो ने वितरण अधिकार हासिल कर लिए और कार्ल अर्बन कलाकारों में शामिल हो गए। मई में इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा, सफिया ओकले ग्रीन और वेदांतेन नायडू कलाकारों में शामिल हुए। अगस्त 2024 में टेमुएरा मॉरिसन, जैक मॉरिस, डेविड फील्ड, पचारो मजेम्बे और गिदोन मजेम्बे कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म का निर्माण चोपड़ा, रूसो बंधुओं, एंजेला रूसो ऑडस्टॉट, माइकल डिस्को, सिसेली सल्डाना और मारियल सल्डाना ने किया है और कार्यकारी निर्माता फ्लावर्स, बल्लरिनी, जो सल्डाना, क्रिस कास्टालडी, एरी कोस्टा, कैसी विटिंग और थॉर्स्टन शूमाकर हैं। मुख्य फोटोग्राफी जून 2024 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई और अगस्त 2024 की शुरुआत में समाप्त हुई। हालांकि इसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया गया था। फिल्म की कहानी केमैन द्वीप समूह में सेट है। हेनरी जैकमैन ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। मुक्त करना द ब्लफ का विश्व प्रीमियर 17 फरवरी 2026 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ और इसे 25 फरवरी 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 25 आलोचकों की समीक्षाओं में से 68% सकारात्मक हैं। RogerEbert.com के साइमन एब्राम्स ने 4 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि द ब्लफ एक बहुत ही मनोरंजक प्रकार की नॉस्टैल्जिया आधारित फिल्म का उदाहरण है, भले ही यह अपने संक्षिप्त परिचय जितनी अच्छी ना हो। द गार्जियन के लिए लिखने वाले ओवेन मायर्स ने इसे 3/5 स्टार दिए और अपनी समीक्षा में लिखा कि चोपड़ा जोनास ने द ब्लफ की पल्पनेस के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्धता दिखाई है, भले ही फिल्म उनसे प्रभावशाली एक्शन दृश्यों और कुछ तीखे संवादों के अलावा कुछ खास नहीं मांगती। फ्रैंक ईवन फ्लावर्स जूनियर केमैन द्वीप के एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। वे पुरस्कार विजेता 2003 की लघु फिल्म स्वेलो और 2004 की फीचर फिल्म हेवन के लेखक और निर्देशक हैं। हेवन ग्रैंड केमैन द्वीप पर पूरी तरह से फिल्माई गई पहली फीचर फिल्म है। फ्लावर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन, अब USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। फ्लावर्स ने निर्देशक शॉन एलिस के साथ मेट्रो मनीला की सहलेखन भी किया। इस फिल्म में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों का पुरस्कार जीता और कई ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद 2014 में बाफ्टा के लिए नामांकित हुई। 2015 में उन्हें यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए बास्केटबॉल के दिग्गज लेब्रॉन जेम्स के किशोरावस्था पर आधारित फिल्म शूटिंग स्टार्स की पटकथा लिखने का काम सौंपा गया। इस फिल्म का निर्माण जेम्स, उनके साथी मैवरिक कार्टर और अकादमी पुरस्कार नामांकित राहेल और टेरेंस विंटर ने किया। फ्लावर्स ने निर्देशक रेनाल्डो मार्कस ग्रीन के लिए बॉब मार्ले वन लव की जीवनी का सहलेखन भी किया और वह
द ब्लफ के सहलेखक और निर्देशक हैं, जिसे Amazon MGM स्टूडियोज द्वारा रिलीज किया जा रहा है। एंजेला रूसो ओटस्टॉट एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। वह AGBO में मुख्य रचनात्मक अधिकारी CCO हैं और अपने भाइयों निर्देशक एंथनी और जो रूसो के साथ अपने सहयोग के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने फिल्म चेरी 2021 का सहलेखन किया, एक्सट्रैक्शन 2 2023 और द इलेक्ट्रिक स्टेट 2025 फिल्मों का निर्माण किया और प्राइम वीडियो टेलीविजन श्रृंखला सिटाडेल और इसके स्पिन ऑफ की कार्यकारी निर्माता हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रूसो ओटस्टोट का जन्म क्लीवलैंड ओहियो में हुआ था। वो पेट्रिसिया गैलुपोली और वकील और पूर्व न्यायाधीश बेसिल रूसो की बेटी है, जिनके परिवार सिसिली और अब्रूजो से आकर बसे थे। वो फिल्म निर्माता एंथनी और जो रूसो की बहन है, जिन्हें आमतौर पर रूसो बंधुओं के नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने और उनकी मां ने अपने भाइयों की पहली फिल्म पीसेस के क्रू के लिए खाना बनाया था। उन्होंने सिरैक्यूज विश्वविद्यालय में थिएटर और अभिनय का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने विलियम एस्पर स्टूडियो में 2 साल तक मेसनर अभिनय तकनीक का अध्ययन किया। आजीविका। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रूसो ओटस्टॉट ने एक लेखिका के रूप में अपना करियर शुरू किया। 25 साल की उम्र में उन्होंने HBO को एक पायलट प्रोजेक्ट बेचा और FX के द शील्ड और ABC के वी के लिए लेखन कार्य किया। उन्होंने केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी और क्लीवलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में पटकथा लेखन और नाटक लेखन भी पढ़ाया। इसी दौरान उनके भाइयों ने उन्हें AGBO में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 2017 में वो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली के नेतृत्व में कहानी विभाग की वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में AGBO में शामिल हुईं और नेटफ्लिक्स के एक्सट्रैक्शन और A24 के एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का निर्माण किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 अकादमी पुरस्कार जीते। जेसिका गोल्डबर्ग के साथ उन्होंने एप्पल TV प्लस के चेरी का सहलेखन किया, जो 2021 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। नवंबर 2022 में उन्हें AGBO में क्रिएटिव प्रेसिडेंट से चीफ क्रिएटिव ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया। वो द ग्रे मैन, सिटाडेल, एक्सट्रैक्शन 2 और द इलेक्ट्रिक स्टेट की कार्यकारी निर्माता थी। वो आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म द विस्पर मैन की निर्माताओं में से एक है, जिसमें रॉबर्ट डिनीरो मुख्य भूमिका में होंगे। AGBO के गोजी AGBO बैनर के माध्यम से उन्होंने IFC फिल्म रेलिक जैसी स्वतंत्र फिल्मों के माध्यम से कम प्रतिनिधित्व वाली आवाज़ों में निवेश का नेतृत्व भी किया है, जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2020 की शीर्ष 10 स्वतंत्र फिल्मों में नामित किया गया था, और ऑल फन एंड गेम्स, जिसे वर्टिकल द्वारा वितरित किया गया था। उन्होंने अपने भाइयों के कुछ प्रोडक्शन में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर और अरेस्टेड डेवलपमेंट के 2 एपिसोड शामिल हैं। 2021 में रूसो ओटस्टॉट को उनके भाइयों के साथ क्लीवलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से मानद डॉक्टर ऑफ आर्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिल्म, टेलीविजन और उनके गृहनगर क्लीवलैंड में उनके योगदान के लिए रूसो ओटस्टॉट ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित 2024 प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्फ्रेंस, 2025 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में वैरायटी और एडोब फ्यूचर ऑफ AI फिल्म मेकिंग पैनल, CES में वैरायटी एंटरटेनमेंट समिट और सैंड्स फिल्म फेस्टिवल में वक्ता के रूप में भाग लिया। वह रूसो ब्रदर्स इटालियन अमेरिकन फिल्म मेकर फोरम चलाती हैं, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसने 47 फिल्मों के निर्माण के लिए धन जुटाने में मदद की है। वह अन्य AGBO पहलों का भी संचालन करती हैं, जो उभरते फिल्म निर्माताओं का समर्थन करती हैं, जिनमें नो स्लीप टिल फिल्म फेस्ट, एक लघु फिल्म महोत्सव जो 2021 में शुरू हुआ, और AGBO फेलोशिप, स्लैम डांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिभागियों के लिए एक वार्षिक छात्रवृत्ति और मेंटरशिप शामिल है। फिल्मोग्राफी। माइकल डिस्को एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और AGBO में फिल्म विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने द फ्लैश का निर्माण किया है और आगामी फिल्मों द विस्पर मैन और द ब्लफ का निर्माण कर रहे हैं। वे इससे पहले न्यू लाइन सिनेमा में कार्यकारी अधिकारी थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डिस्को का जन्म और पालन पोषण वर्मोंट में हुआ था। उन्होंने सिरैक्यूज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 2000 में नीति अध्ययन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आजीविका। 2000 में डिस्को ने निर्माता जॉन पीटर्स के प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। उसी वर्ष उन्होंने न्यू लाइन सिनेमा के विपणन विभाग में काम करना शुरू किया और बाद में फिल्म कार्यकारी टोबी एमरिक के सहायक बन गए। डिस्को ने न्यू लाइन के साथ लगभग 2 दशक बिताए और अंततः
उन्हें उत्पादन के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। 2010 में उन्हें द हॉलीवुड रिपोर्टर की नेक्स्ट जनरेशन सूची में फिल्म उद्योग के 35 वर्ष से कम आयु के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों में शामिल किया गया, जिन पर नजर रखने की आवश्यकता है। न्यू लाइन के कार्यकारी के रूप में वे 34 फिल्मों के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने दुनिया भर में $4.5 बिलियन कमाए, जिनमें हेयर स्प्रे, वैलेंटाइंस डे, ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू, सैन एंड्रियास, रैम्पेज, सेंट्रल इंटेलिजेंस, द डिजास्टर आर्टिस्ट, गेम नाइट और हॉरिबल बॉसेस फ्रेंचाइजी शामिल हैं। 2019 में डिस्को ने न्यू लाइन छोड़कर निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और एक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी द डिस्को फैक्ट्री की शुरुआत की। वहां उनका पहला प्रोजेक्ट द सोप्रानोस की प्रीक्वल फिल्म द मैनी सेंट्स ऑफ नेवर्क थी, जिसमें उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2019 में यह घोषणा की गई कि वह द फ्लैश का निर्माण करेंगे, जिसमें एजरा मिलर मुख्य भूमिका में हैं, जिसे जॉन फ्रांसिस डेली और जॉनथन गोल्डस्टीन ने लिखा है, एंडी मुशिएटी ने निर्देशित किया है और जो 2023 में रिलीज होगी। 2023 में डिस्को ने मनोरंजन कंपनी एजीबीओ में फिल्म अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और कंपनी की फिल्मों के लिए रचनात्मक और व्यावसायिक रणनीति की देखरेख की। वह आगामी फिल्मों द ब्लफ, प्रियंका चोपड़ा अभिनीत और फ्रैंक ई फ्लावर्स द्वारा निर्देशित, द विस्पर मैन, रॉबर्ट डिनीरो अभिनीत, जॉन रैम्बो, जलमारी हेलेंडर द्वारा निर्देशित और रैम्बो फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म, और टाइगो, दक्षिण कोरिया में स्थापित एक्सट्रैक्शन यूनिवर्स की एक फिल्म जिसमें डॉन ली, ली जिन वूक और ललिसा मनोबल ने अभिनय किया है, के निर्माता हैं। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2006, उल्लू की बोली सह निर्माता, तले हुए कीड़े कैसे खाएं सह निर्माता, जन्म की कहानी सह कार्यकारी निर्माता, 2007 फ्रैक्चर एसोसिएट प्रोड्यूसर, स्प्रे सह निर्माता, 2008 हैरोल्ड और कुमार ग्वांतानामो बे से भाग निकले सह निर्माता, 4 क्रिसमस कार्यकारी निर्माता, पृथ्वी के केंद्र की यात्रा सह निर्माता, 2009 वह आपने इतना दिलचस्प नहीं है सह निर्माता, 2010 प्रिय जॉन एसोसिएट प्रोड्यूसर, वैलेंटाइंस डे कार्यकारी निर्माता, कुछ दूरी तक जाना कार्यकारी निर्माता, 2011 हॉरिबल बॉसेस कार्यकारी निर्माता, एक बहुत ही हैरल्ड और कुमार 3D क्रिसमस कार्यकारी निर्माता, नव वर्ष की पूर्व संध्या कार्यकारी निर्माता, 2012 यात्रा 2 रहस्यमय द्वीप कार्यकारी निर्माता, उम्र के रॉक कार्यकारी निर्माता, प्रियंका चोपड़ा जोनास, 18 जुलाई 1982 एक भारतीय अभिनेत्री और निर्माता है, मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता। वह भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री हैं और उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूचीबद्ध किया और 2022 में उन्हें बीबीसी 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। चोपड़ा ने ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद भारतीय फिल्म उद्योग में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। उन्होंने तमिल फिल्म थमीजन 2002 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई 2003 में काम किया। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट रही फिल्मों अंदाज 2003 और मुझसे शादी करोगे 2004 में मुख्य भूमिका निभाई और 2004 की रोमांटिक थ्रिलर ऐतराज में उन्हें पहचान मिली। चोपड़ा ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों क्रिश और डॉन दोनों 2006 में मुख्य भूमिकाएं निभाकर अपनी पहचान बनाई और बाद में उनकी सफल सीक्वल फिल्मों क्रिश 3 2013 और डॉन 2 2011 में भी वही भूमिका निभाई। ड्रामा फिल्म फैशन 2008 में एक परेशान मॉडल की भूमिका निभाने के लिए चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। चोपड़ा को कमीने 2009, 7 खून माफ 2011, बर्फी जैसी फिल्मों में विभिन्न प्रकार के किरदारों को निभाने के लिए और भी प्रशंसा मिली। 2012 मैरी कॉम 2014, दिल धड़कने दो 2015 और बाजीराव मस्तानी 2015। 2015 से 2018 तक चोपड़ा ने एबीसी थ्रिलर सीरीज क्वांटिको में एलेक्स पैरिश की भूमिका निभाई और इस तरह वो किसी अमेरिकी नेटवर्क ड्रामा सीरीज में मुख्य भूमिका निभाने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी। 2015 में प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स की स्थापना करते हुए उन्होंने इसके तहत कई फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें मराठी फिल्में वेंटिलेटर 2016 और पानी 2019
और स्वयं अभिनीत हिंदी बायोपिक द स्काई इज पिंक 2019 शामिल हैं। चोपड़ा हॉलीवुड फिल्मों जैसे बेवॉच 2017, इजंट इट रोमांटिक 2019, द वाइट टाइगर 2021 और द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस 2021 में भी नजर आ चुकी हैं और एक्शन थ्रिलर सीरीज सिटाडेल 2023 वर्तमान में मुख्य भूमिका निभा चुकी हैं। चोपड़ा ने 3 सिंगल रिलीज करके संगीत की दुनिया में कदम रखा और अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड 2021 के साथ लेखन में भी हाथ आजमाया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में शामिल हुई। उनके अन्य उद्यमों में तकनीकी निवेश, एक हेयर केयर ब्रांड, एक रेस्तरां और एक होमवेयर लाइन शामिल हैं। वो पर्यावरण और महिला अधिकारों जैसे सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देती हैं और लैंगिक समानता, लैंगिक वेतन असमानता और नारीवाद के बारे में मुखर हैं। वो 2006 से यूनिसेफ के साथ काम कर रही हैं और उन्हें क्रमशः 2010 और 2016 में राष्ट्रीय और वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में बाल अधिकारों के लिए नियुक्त किया गया था। उनके नाम पर स्थापित स्वास्थ्य और शिक्षा फाउंडेशन वंचित भारतीय बच्चों को सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करता है। चोपड़ा 2025 तक मैनहट्टन में मेट गाला के रेड कारपेट पर 5 बार चल चुकी हैं। निजता बनाए रखने के बावजूद चोपड़ा का पर्दे से दूर का जीवन, जिसमें अमेरिकी गायक और अभिनेता निक जोनस से उनकी शादी भी शामिल है, मीडिया में काफी चर्चा का विषय रहा है। प्रारंभिक जीवन। चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, बिहार में अशोक और मधु चोपड़ा के घर हुआ था। दोनों भारतीय सेना में चिकित्सक थे। उनके पिता अंबाला के पंजाबी हिंदू थे। उनकी माता झारखंड की मगही हिंदू हैं और पूर्व कांग्रेसी दिग्गज नेता डॉक्टर मनोहर किशन अखौरी और बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्य मधु ज्योत्सना अखौरी की सबसे बड़ी बेटी हैं। चोपड़ा की नानी श्रीमती अखौरी मूल रूप से मैरी जॉन नाम की मलयाली जैकोबाइट सीरियाई ईसाई थीं, जो केरल के कुमारकोम की रहने वाली थीं। चोपड़ा का एक भाई सिद्धार्थ है, जो उनसे 7 साल छोटा है। फिल्म अभिनेत्रियां परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मन्नारा चोपड़ा उनकी चचेरी बहनें हैं और नीलम उपाध्याय उनकी भाभी हैं। प्रियंका चोपड़ा और उनका परिवार कैमरे की ओर देख रहे हैं। चोपड़ा अपने माता पिता और भाई के साथ 2012 में, चोपड़ा के माता पिता सैन्य चिकित्सक थे, इसलिए परिवार का भारत में कई स्थानों पर स्थानांतरण हुआ, जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे शामिल है। उन्होंने लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल और बरेली के सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। डेली न्यूज एंड एनालिसिस में प्रकाशित एक साक्षात्कार में चोपड़ा ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से यात्रा करने और स्कूल बदलने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने इसे एक नए अनुभव और भारत के बहुसांस्कृतिक समाज को जानने के एक तरीके के रूप में स्वीकार किया। जिन कई स्थानों पर वो रहीं, उनमें से चोपड़ा को बचपन में लेह की घाटियों और उत्तर पश्चिमी भारत के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र लद्दाख में खेलने की सुखद यादें हैं। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मैं 4th कक्षा में थी जब मैं लेह में थी। मेरे भाई का अभी जन्म हुआ था। मेरे पिताजी सेना में थे और उनकी तैनाती वहीं हुई थी। मैं 1 साल तक लेह में रही और उस जगह की मेरी यादें बहुत गहरी हैं। हम सब वहाँ सेना के बच्चे थे। हम घरों में नहीं रहते थे, हम घाटी में बंकरों में रहते थे और एक पहाड़ी की चोटी पे एक स्तूप था जहाँ से हमारी घाटी दिखाई देती थी। हम स्तूप की चोटी तक दौड़ लगाते थे। अब वो बरेली को अपना गृहनगर मानती हैं और वहाँ से उनके गहरे संबंध हैं। 13 वर्ष की आयु में चोपड़ा पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, जहाँ वे अपनी चाची के साथ रहीं और न्यूटन, मैसाचुसेट्स और सीडर रैपिड्स, आयोवा के स्कूलों में पढ़ी। इससे पहले वे कुछ समय के लिए क्वींस, न्यूयॉर्क में भी रहीं, क्योंकि उनकी चाची का परिवार भी अक्सर जगह बदलता रहता था। मैसाचुसेट्स में रहते हुए उन्होंने कई थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लिया और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत और गायन का अध्ययन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी किशोरावस्था के दौरान चोपड़ा को कभी-कभी नस्लीय मुद्दों का सामना करना पड़ा और एक अफ्रीकी अमेरिकी सहपाठी द्वारा भारतीय होने के कारण उन्हें धमकाया गया। उन्होंने कहा है, मैं एक अनाड़ी बच्ची थी, मेरा आत्मविश्वास कम था, मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी, मेरे पैरों पर सफ़ेद निशान थे, लेकिन मैं बहुत मेहनती थी। आज मेरे पैरों पर 12 ब्रांड बिकते हैं। 3 साल बाद चोपड़ा भारत लौट आईं और बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी हाई स्कूल की अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान चोपड़ा ने स्थानीय मे क्वीन सौंदर्य प्रतियोगिता जीती, जिसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके परिवार ने उनकी सुरक्षा के लिए घर में लोहे की सलाखें लगवा दी। उनकी मां ने उन्हें 2000 की फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में शामिल कराया।
वो दूसरे स्थान पर रहीं और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता। चोपड़ा ने इसके बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती, जहां उन्हें 30 नवंबर 2000 को लंदन के मिलेनियम डोम में मिस वर्ल्ड 2000 और मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओशिनिया का ताज पहनाया गया। चोपड़ा मिस वर्ल्ड जीतने वाली 5वीं भारतीय प्रतियोगी थीं और 7 वर्षों के भीतर ऐसा करने वाली चौथी थीं। उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। चोपड़ा ने कहा कि मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड खिताबों ने उन्हें पहचान दिलाई और उन्हें फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे। 2001 में एक पॉलिप को हटाने के लिए नाक की सर्जरी के दौरान चोपड़ा की नाक की हड्डी धंस गई। वो अपने पूरी तरह से अलग रूप को लेकर अवसाद में चली गईं, लेकिन सुधारात्मक सर्जरी के परिणामों से संतुष्ट थीं। अभिनय कैरियर की शुरुआत और सफलता 2002-2004। चोपड़ा 2003 में अंदाज की एक जश्न पार्टी में मिस इंडिया वर्ल्ड जीतने के बाद चोपड़ा को अब्बास मुस्तन की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हमराज में मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया, जिससे वह फिल्म जगत में पदार्पण करने वाली थी। हालांकि यह कई कारणों से संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण उनके व्यस्त कार्यक्रम से मेल नहीं खाता था, जबकि निर्माताओं ने कहा कि उन्होंने चोपड़ा की जगह किसी और को लिया क्योंकि चोपड़ा ने कई अन्य प्रतिबद्धताएं ले ली थीं। उनका फिल्मी पदार्पण 2002 में आई तमिल फिल्म थमीजन में हुआ, जिसमें उन्होंने विजय द्वारा अभिनीत नायक की प्रेमिका की भूमिका निभाई। द हिंदू में प्रकाशित एक समीक्षा में फिल्म की हास्य और संवादों की सराहना की गई। हालांकि इसमें महसूस किया गया कि अभिनय की दृष्टि से चोपड़ा की भूमिका सीमित थी। 2003 में चोपड़ा ने अनिल शर्मा की फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई में सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में पदार्पण किया। कश्मीर में भारतीय सेना की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक रॉ एजेंट के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की कहानी बताती है। बाद में उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए स्वीकार किया कि देओल से पहली बार मिलने पर वो बहुत घबराई हुई और कांप रही थी। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि वो एक अच्छी अभिनेत्री नहीं है और उन्हें फिल्म से हटाने की भी चर्चा थी, लेकिन देओल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें खुद को साबित करने का मौका देने पर जोर दिया। द हीरो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बनकर उभरी, लेकिन आलोचकों से इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिली। वैरायटी के डेरेक एली ने कहा कि शानदार दिखने वाली चोपड़ा ने पर्दे पर दमदार पदार्पण किया है। उसी वर्ष बाद में वो अक्षय कुमार के साथ राज कंवर की बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म अंदाज में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने नवोदित अभिनेत्री लारा दत्ता के साथ मुख्य महिला भूमिका साझा की। चोपड़ा ने एक जीवंत युवती की भूमिका निभाई जो कुमार के किरदार से प्यार कर बैठती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके द्वारा इस भूमिका में लाए गए ग्लैमर की सराहना की। सिफी के कुणाल शाह ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनमें स्टार बनने के सभी गुण हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दत्ता के साथ और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन दिलाया। चोपड़ा की 2004 में रिलीज हुई पहली 3 फिल्में प्लान, किस्मत और असंभव बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। इस शुरुआती दौर में चोपड़ा को आमतौर पर ग्लैमरस भूमिकाओं में ही लिया जाता था, जिन्हें फिल्म समीक्षक जोगिंदर तुतेजा ने भुला देने योग्य माना था। उसी साल बाद में उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगे में अभिनय किया, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही और भारत में उस वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। 2004 के अंत में उन्होंने अब्बास मुस्तन की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ऐतराज में कुमार और करीना कपूर के साथ अभिनय किया। चोपड़ा अपनी पहली खलनायक की भूमिका सोनिया रॉय के किरदार को, जिसमें वो अपने कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है, अपने करियर का सबसे बड़ा सीखने का अनुभव मानती हैं। ये फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही और चोपड़ा के अभिनय की समीक्षकों ने खूब सराहना की। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे वो फिल्म बताया जिसने उनके करियर को काफी हद तक बदल दिया। बीबीसी के लिए लिखने वाले एक समीक्षक ने कहा, ऐतराज चोपड़ा की फिल्म है। एक बेहद शातिर, लालची, षड्यंत्रकारी मोहक महिला के रूप में वो अपनी चुंबकीय उपस्थिति से हर दृश्य में जान डाल देती हैं। उन्होंने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। काजोल के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी और अंतिम अभिनेत्री बनी। ये श्रेणी 2008 में बंद कर दी गई थी। चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला। प्रसिद्धि प्राप्त करना 2005-2006।
2005 में चोपड़ा ने 6 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली 2 फिल्में एक्शन थ्रिलर ब्लैकमेल और करम समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। Rediff.com की शिल्पा भरतन अय्यर ने ब्लैकमेल को बहुत ही अनुमानित फिल्म माना और उनका मानना था कि पुलिस कमिश्नर की पत्नी के रूप में उनकी भूमिका अभिनय की दृष्टि से बहुत सीमित थी। करम में उनके अभिनय को बेहतर सराहना मिली। सुभाष के झा ने लिखा कि चोपड़ा उच्च नाटक की अपनी संतुलित व्याख्या के साथ एक ऐसे चरित्र का निर्माण करती हैं जिसकी संवेदनशीलता और सुंदरता को उनके चरित्र के लिए बनाए गए आंतरिक और बाहरी दोनों दुनियाओं द्वारा पुष्ट किया जाता है। उसी वर्ष बाद में चोपड़ा ने विपुल अमृतलाल शाह के पारिवारिक नाटक वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में अक्षय कुमार की पत्नी की भूमिका निभाई। यह एक छोटे व्यवसायी अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत की कहानी है जो अपनी बीमारी को छुपाते हुए मरने से पहले अपने गैर जिम्मेदार बेटे को कुछ सबक सिखाना चाहता है। फिल्म निर्माण के दौरान चोपड़ा ने अपने बचपन के पसंदीदा स्थान लेह का दौरा किया, जहां उन्होंने सुबह होगी गीत की शूटिंग की। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली गीत की शूटिंग के दौरान उन्हें बिजली का झटका लगा और एक दिन अस्पताल में आराम करने में बिताया। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और ये व्यावसायिक रूप से सफल रही। प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान डॉन 2006 के प्रीमियर पर चोपड़ा अपने सह कलाकार शाहरुख खान के साथ, इसके बाद उन्होंने अर्जुन रामपाल के साथ रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर यकीन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक अधिकार जताने वाली प्रेमिका की भूमिका निभाई। फिल्म को लेकर आलोचकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही, लेकिन उनके अभिनय की सराहना हुई। तरन आदर्श ने लिखा कि चोपड़ा एक बार फिर प्रशंसा बटोरने के लिए तैयार हैं। ये अभिनेत्री तेजी से बदलते समय में बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक के रूप में उभर रही हैं। उनकी अगली फिल्म सुनील दर्शन की रोमांटिक फिल्म बरसात थी, जिसमें बॉबी देओल और बिपाशा बसु सह कलाकार थे। यह फिल्म भारत में समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही। मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में चोपड़ा के अभिनय के बाद उनकी लगातार असफल फिल्मों का सिलसिला समाप्त हुआ। यह फिल्म भारतीय फैशन उद्योग पर आधारित एक ड्रामा थी, जिसमें कई फैशन मॉडलों के जीवन और करियर को दर्शाया गया था। उन्होंने महत्वाकांक्षी सुपर मॉडल मेघना माथुर का किरदार निभाया, जिसे उन्होंने शुरू में अपने लिए मुश्किल समझा था, लेकिन 6 महीने विचार करने के बाद भंडारकर के भरोसे से प्रेरित होकर उन्होंने ये भूमिका स्वीकार कर ली। इस भूमिका के लिए चोपड़ा को 6 किलोग्राम 13 पाउंड वजन बढ़ाना पड़ा और फिल्म में किरदार के विकास के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे वजन कम किया। फिल्म और उनके अभिनय दोनों को आलोचकों से सराहना मिली, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। राजीव मसन ने कहा कि उन्होंने एक सम्मानजनक प्रदर्शन किया है, जो निस्संदेह उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में याद किया जाएगा। अपने अभिनय के लिए उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए IIFA पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन पुरस्कार और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार शामिल है। 600 मिलियन के विश्वव्यापी राजस्व के साथ फैशन एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और सुभाष के झा द्वारा इसे महिला प्रधान दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह एक महिला केंद्रित फिल्म होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से सफल होने के लिए जानी जाती है, जिसमें कोई पुरुष मुख्य भूमिका में नहीं था। चोपड़ा ने 2012 में कहा, मुझे लगता है कि वास्तव में फैशन ने महिला प्रधान फिल्मों की प्रक्रिया को शुरू किया। आज आपके पास कई अन्य फिल्में हैं जिन्होंने महिला प्रधान भूमिकाओं के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। चोपड़ा की उस साल की आखिरी फिल्म तरुण मनसुखानी की रोमांटिक कॉमेडी दोस्ताना थी, जिसमें अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम भी थे। मियामी में फिल्माई गई ये फिल्म उनके किरदार और 2 ऐसे पुरुषों की दोस्ती की कहानी बताती है जो उनके साथ अपार्टमेंट शेयर करने के लिए समलैंगिक होने का नाटक करते हैं। चोपड़ा ने एक स्टाइलिश युवा फैशन पत्रिका की संपादक नेहा मेलवानी का किरदार निभाया, जो अपने पेशेवर जीवन के दबावों से जूझ रही है। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में 860 मिलियन रुपए, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। फिल्म में चोपड़ा के अभिनय और लुक की खूब सराहना हुई। दोस्ताना और दोस्ताना दोनों फिल्मों में अपने अभिनय के लिए उन्हें संयुक्त रूप से स्टारडस्ट अवार्ड में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अपरंपरागत भूमिकाओं के साथ प्रयोग करना 2009-2011। 2009 में चोपड़ा ने विशाल भारद्वाज की थ्रिलर फिल्म कमीने, जिसमें शाहिद कपूर सह कलाकार थे, में स्वीटी नाम की एक तेज तर्रार मराठी महिला का किरदार निभाया।
ये फिल्म जुड़वा भाइयों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े उनके जीवन के सफर पर आधारित थी। फिल्म को समीक्षकों से खूब सराहना मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में 710 मिलियन रुपए 8 मिलियन रुपए की कमाई की। टाइम्स ऑफ इंडिया की निखत काज़मी का मानना था कि चोपड़ा की इस भूमिका ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया, और राजीव मसंद ने लिखा, एक छोटी भूमिका में भी चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है, जो अपनी संवादों में धारा प्रवाह मराठी का इस्तेमाल करती हैं और फिल्म के सबसे प्यारे किरदारों में से एक बनकर उभरती हैं। रेडिफ.com के राजा सेन ने चोपड़ा के अभिनय को उस वर्ष किसी अभिनेत्री द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया। उनकी भूमिका ने उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन दिलाए, जिनमें फैशन के बाद लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर, स्क्रीन और IIFA पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन शामिल हैं। चोपड़ा 2011 में फिल्म फेयर पुरस्कारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोपड़ा बाद में मदुराई के उपन्यास किम्बल रेवेंसवुड पर आधारित आशुतोष गोवारिकर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म व्हाट्स योर राशि में नजर आईं। ये फिल्म अमेरिका में रहने वाले एक गुजराती NRI की कहानी है, जो 12 राशियों से जुड़ी 12 लड़कियों, सभी भूमिकाओं में चोपड़ा द्वारा अभिनीत, के बीच अपनी जीवन साथी की तलाश करता है। इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। एक ही फिल्म में 12 अलग अलग किरदार निभाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री होने के नाते उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने पर विचार किया गया था। चोपड़ा के भारी कार्यभार, कई फिल्मों की शूटिंग, विज्ञापन के लिए यात्रा और लाइव शो, मिस इंडिया प्रतियोगिता सहित में प्रदर्शन का उन पर बुरा असर पड़ा। शूटिंग के दौरान वो बेहोश हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2010 में चोपड़ा ने उदय चोपड़ा के साथ जुगल हंसराज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार इम्पॉसिबल में अभिनय किया, अलीशा के रूप में, एक लोकप्रिय कॉलेज छात्रा और बाद में एक कामकाजी माँ, जो एक सामाजिक रूप से अक्षम व्यक्ति के प्यार में पड़ जाती है। उसी वर्ष उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अंजना अनजानी में रणबीर कपूर के साथ अभिनय किया। न्यूयॉर्क और लास वेगस में फिल्माई गई ये फिल्म 2 आत्महत्या करने वाले अजनबियों की कहानी है, जो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। 2011 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म विशाल भारद्वाज की ब्लैक कॉमेडी 7 खून माफ में उन्होंने एक घातक महिला का किरदार निभाया। रस्किन बॉन्ड की लघु कहानी सुजाना 7 हस्बैंड्स पर आधारित 7 खून माफ में चोपड़ा द्वारा अभिनीत सुजाना अन्ना, मैरी जोहान्स, एक एंग्लो इंडियन महिला है जो प्यार की अथाह तलाश में अपने पतियों की हत्या कर देती है। फिल्म और उनके अभिनय को आलोचकों से खूब सराहना मिली। निखत काज़मी ने फिल्म को चोपड़ा के करियर में एक मील का पत्थर बताया और एक जटिल किरदार पर उनके अति उत्कृष्ट नियंत्रण की प्रशंसा की, जो भारतीय सिनेमा में निश्चित रूप से पहली बार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की राहेल साल्ड्स ने महसूस किया कि सुजाना एक किरदार से ज्यादा एक अहंकारी पात्र थी और चोपड़ा हमेशा की तरह आकर्षक होने के बावजूद उसे सुसंगत नहीं बना पाई। चोपड़ा के अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, IIFA पुरस्कार, प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार और स्क्रीन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। चोपड़ा की साल की आखिरी रिलीज में उन्होंने डॉन फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त डॉन 2 में रोमा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। हालांकि फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं मिली, चोपड़ा के अभिनय को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार चोपड़ा एक एक्शन हीरोइन के लिए एकदम सही विकल्प लगती हैं। जब आप उन्हें फिल्म में कुछ गुंडों को आसानी से पीटते हुए देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो बॉलीवुड की पहली सफल महिला एक्शन हीरो हो सकती हैं। डॉन 2 भारत और विदेशों में एक बड़ी सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 2.6 बिलियन से अधिक की कमाई की। आगे की सफलता 2012-2014। चोपड़ा की 2012 की पहली फिल्म करण मल्होत्रा की एक्शन ड्रामा अग्निपत्ति, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन, संजय दत्त और ऋषि कपूर के साथ अभिनय किया था। करण जौहर द्वारा निर्मित ये फिल्म उनके पिता की 1990 में इसी नाम से बनी फिल्म का रीमेक है। फिल्म निर्माण के दौरान हुई कई दुर्घटनाओं में से एक में गणपति उत्सव के एक भव्य गीत की शूटिंग के दौरान चोपड़ा के लहंगे में आग लग गई। उन्होंने फिल्म में रोशन की बातूनी प्रेमिका काली गौड़े की भूमिका निभाई। मयंक शेखर ने बताया कि कैसे चोपड़ा ने पुरुष प्रधान फिल्म में अपनी अलग पहचान बनाई। अग्निपथ ने बॉलीवुड के सबसे अधिक ओपनिंग डे कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और दुनिया भर में 1.93 बिलियन की कमाई की। इसके बाद चोपड़ा ने कुणाल कोहली की रोमांटिक फिल्म तेरी मेरी कहानी में शाहिद कपूर के साथ सह अभिनय किया।
ये फिल्म 3 असंबंधित जोड़ों, जिनमें से प्रत्येक की भूमिका कपूर और चोपड़ा ने निभाई है, की कहानियों को दर्शाती है, जिनका जन्म अलग-अलग युगों में हुआ था। चोपड़ा 2012 में एक कार्यक्रम में अनुराग बासु की फिल्म बर्फी, जिसमें रणबीर कपूर और इलियाना डिक्रूज मुख्य भूमिका में थे, 2012 में चोपड़ा की आखिरी फिल्म थी। 1970 के दशक पर आधारित ये फिल्म 3 लोगों की कहानी बताती है, जिनमें से 2 शारीरिक रूप से विकलांग है। चोपड़ा ने जिलमिल चटर्जी का किरदार निभाया, जो एक ऑटिस्टिक महिला है और एक मूक बधिर पुरुष कपूर से प्यार कर बैठती है। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष ने इस भूमिका को स्वीकार करना बहुत ही साहसिक कदम माना, क्योंकि एक अभिनेता के लिए ऑटिज्म से ग्रसित महिला का किरदार इतनी कुशलता से निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इस भूमिका की तैयारी के लिए चोपड़ा ने कई मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया और ऑटिस्टिक लोगों के साथ समय बिताया। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह व्यावसायिक रूप से भी बड़ी सफल रही, जिसने दुनिया भर में 1.45 बिलियन रुपए, 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने चोपड़ा को फिल्म का सरप्राइज पैकेज बताया और उनके अभिनय को भारतीय सिनेमा पर का सर्वश्रेष्ठ चित्रण माना। द टेलीग्राफ के प्रतिम डी गुप्ता ने कपूर और चोपड़ा की खूब प्रशंसा की, हालांकि उन्होंने चोपड़ा को अपने किरदार में थोड़ा दिखावटी पाया। चोपड़ा को फिल्म फेयर, स्क्रीन, IIFA और प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। फिल्म को 85वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया। अग्निपथ और बर्फी उस समय तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शुमार थीं। 2013 में उन्होंने डिज्नी टून स्टूडियोज की फिल्म प्लेन्स में ईशानी के किरदार को अपनी आवाज दी, जो भारत की मौजूदा पैन एशियाई चैंपियन और मुख्य नायक की प्रेमिका थी। ये फिल्म पिक्सार की कार्स फ्रेंचाइज की स्पिन ऑफ थी। डिज्नी फिल्मों की प्रशंसक चोपड़ा ने इस किरदार को आवाज देने का आनंद लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं डिज्नी राजकुमारी बनने के सबसे करीब ईशानी के रूप में ही आ सकती थी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में लगभग 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। उन्होंने अपूर्वा लखिया के द्विभाषी एक्शन ड्रामा जंजीर, तेलुगु में तूफान में एक NRI लड़की की भूमिका निभाई, जो 1973 की इसी नाम की हिंदी फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। चोपड़ा ने राकेश रोशन की फिल्म क्रिश 3 में प्रिया की भूमिका को दोहराया, जो 2006 की सुपर हीरो फिल्म क्रिश का सीक्वल थी, जिसमें ऋतिक रोशन, विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत भी थे। आलोचकों का मानना था कि फिल्म में चोपड़ा की भूमिका बहुत कम थी। NDTV के सेबल चैटर्जी ने लिखा कि उन्हें एक सतही रूप से लिखी गई भूमिका दी गई है और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो घटनाओं के घटित होने का इंतजार कर रहा है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने दुनिया भर में 3 बिलियन रुपए, 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की, जो उस समय तक चोपड़ा की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता और 2 वर्षों में उनकी चौथी बड़ी हिट बन गई। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के गाने राम चाहे लीला में समकालीन मुजरा नृत्य किया। 2014 में चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म गुंडे में मुख्य महिला किरदार निभाया, जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया था। इस फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और इरफान खान भी थे। उन्होंने कलकत्ता की एक कैबरे डांसर नंदिता का किरदार निभाया। 1970 के दशक पर आधारित ये फिल्म 2 सबसे अच्छे दोस्तों की कहानी है जो नंदिता से प्यार कर बैठते हैं। इसके बाद चोपड़ा ने मैरी कॉम में मुख्य भूमिका निभाई, जो 5 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम की जीवनी पर आधारित फिल्म थी। इस भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने मैरी कॉम के साथ समय बिताया और 4 महीने का बॉक्सिंग प्रशिक्षण लिया। फिल्म का प्रीमियर 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। द हिंदू के सुधीश कामत ने फिल्म की पटकथा की आलोचना की, लेकिन चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, ये जोशीली अभिनेत्री विषय वस्तु से ऊपर उठती है और हमें उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर करती है और मुक्केबाज की भावना के साथ पूरा न्याय करती है। इंडो एशियन न्यूज सर्विस की समीक्षा में अभिनेत्री द्वारा चरित्र के हर पहलू को बेहद सटीक साहस के साथ व्यक्त करने की सराहना की गई। मैरी कॉम एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म साबित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1.4 बिलियन रुपए, 12 मिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए एक और नामांकन प्राप्त किया। अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन में विस्तार
2015-2019। 2015 में चोपड़ा ने जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो में अभिनय किया, जो अनिल कपूर, शेफाली शाह, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के साथ एक मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म एक अव्यवस्थित पंजाबी परिवार, मेहरा परिवार की कहानी है, जो अपने माता पिता की 30वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए परिवार और दोस्तों को क्रूज यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। उन्होंने फिल्म में आयशा मेहरा का किरदार निभाया, जो एक सफल उद्यमी और सबसे बड़ी बेटी हैं। द टेलीग्राफ के प्रतिम डी गुप्ता ने चोपड़ा के बारे में लिखा, उनकी सधी हुई शारीरिक भाषा से लेकर उनके संयमित भाषण तक ये दर्शाता है कि आजकल वे अपने संवादों और किरदारों में कितनी गहराई ला पाती हैं। इसके विपरीत द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने टिप्पणी की कि अब उनके लिए थोड़ा बेफिक्र होने का समय आ गया है। ये सभी साफ सुथरे किरदार उन्हें सीमित कर रहे हैं। दिल धड़कने दो की कास्ट ने सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के लिए स्क्रीन अवार्ड जीता और चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन अवार्ड, IIFA अवार्ड और प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2016 में उन्होंने फिल्म द जंगल बुक के हिंदी संस्करण में मादा अजगरका के लिए डबिंग की। लॉस एंजलिस डेली न्यूज के रॉब लोमेन ने उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की सराहना की और द न्यूयॉर्क टाइम्स के जेम्स पोनिवोजिक ने चोपड़ा को शो की सबसे मजबूत मानवीय संपत्ति बताया और कहा कि वो तुरंत करिश्माई और प्रभावशाली हैं। उन्हें क्वांटिको में अपनी भूमिका के लिए एक नई टीवी सीरीज में पसंदीदा अभिनेत्री के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला, जिससे वो पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बन गई। अगले वर्ष चोपड़ा ने पसंदीदा नाटकीय टीवी अभिनेत्री के लिए दूसरा पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। क्वांटिको को 2018 में 3 सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। चोपड़ा ने बाद में कहा कि बॉलीवुड के लोगों के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे, मेरा लोगों से झगड़ा था। मैं इस तरह के खेल में अच्छी नहीं हूं, इसलिए मैं राजनीति से थक गई थी और मैंने कहा कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। चोपड़ा ने संजय लीला बंसाली की ऐतिहासिक प्रेम कहानी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मराठा सेनापति पेशवा बाजीराव प्रथम की पहली पत्नी काशीबाई का किरदार निभाया, जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी थीं। फिल्म को बेहद सकारात्मक समीक्षाएं मिली और चोपड़ा को उनके अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा मिली, जिसे कई समीक्षकों ने अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना। राजीव मसंद ने लिखा, प्रियंका चोपड़ा द्वारा अभिनीत काशीबाई के किरदार में चंचलता और हास्य का स्पर्श फिल्म को और भी बेहतर बनाता है। चोपड़ा ने किरदार में गरिमा भर दी है और लगभग पूरी फिल्म उन्हीं की देन है। फिल्म समीक्षक राजा सेन का मानना था कि चोपड़ा ने मुख्य भूमिका न होने के बावजूद फिल्म पर अपना दबदबा बनाया और लिखा, चोपड़ा इस किरदार में शानदार हैं। उनकी बुद्धिमानी से अभिव्यंजक आंखें बहुत कुछ कहती हैं और उनकी बेबाक मराठी बोली एकदम सटीक है। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता। बाजीराव मस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर 3.5 बिलियन रुपए की कमाई की और ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। अपने अभिनय के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, IIFA पुरस्कार और स्क्रीन पुरस्कार जीता और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2016 में चोपड़ा ने प्रकाश झा के सामाजिक नाटक जय गंगा जल में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा कि फिल्म के अधिकांश भाग में वो बेजान, उदासीन और घटनाओं से बेखबर दिखाई देती हैं। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। अगले वर्ष चोपड़ा ने ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रॉन के साथ सेठ गॉर्डन की एक्शन कॉमेडी बी वॉच में खलनायक विक्टोरिया लीड्स की भूमिका निभाकर हॉलीवुड में लाइव एक्शन फिल्म की शुरुआत की। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली। INGN ने चोपड़ा को फिल्म का मुख्य आकर्षण बताया और कहा कि वह अपने साथ के लगभग हर कलाकार से बेहतर प्रदर्शन करती हैं और लिखा, चोपड़ा आकर्षक और दिलचस्प हैं और एकमात्र ऐसी किरदार हैं जो एक विशिष्ट लय में बोलती हैं। फोर्ब्स के स्कॉट मेंडलसन ने लिखा, चोपड़ा खलनायक के रूप में मजेदार हैं, लेकिन वह फिल्म के अंत तक पृष्ठभूमि में ही रहती हैं और वास्तव में उन्हें फिल्म के अंत में केवल एक बड़ा दृश्य मिलता है। बेवॉच उत्तरी अमेरिका में व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म ने विदेशी बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया और विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस पर लगभग $178 मिलियन की कमाई की। 2018 के सनडांस फिल्म महोत्सव में चोपड़ा की अगली अमेरिकी फिल्म अ किड लाइक जेक रिलीज हुई, जो लैंगिक भिन्नता पर आधारित एक ड्रामा है जिसमें जिम पार्सन्स और क्लेयर डेंस ने अभिनय किया है। वैरायटी की एमी निकोलसन ने उनकी मनमोहक उपस्थिति की प्रशंसा की, लेकिन उनका मानना था कि उनकी भूमिका ने फिल्म में बहुत कम योगदान दिया।
2019 की शुरुआत में उन्होंने भारत में सलमान खान के साथ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया था, लेकिन अपने दृश्यों की शूटिंग से कुछ दिन पहले ही उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिल्म के निर्माता निखिल नामित ने कहा कि उन्होंने निक जोनास से सगाई के कारण फिल्म छोड़ दी और उन पर थोड़ा गैर पेशेवर होने का आरोप लगाया। 2019 में चोपड़ा ने टॉड स्टॉस शुल्सन की कॉमेडी फिल्म इजंट इट रोमांटिक में एक योगा एम्बेसडर के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई, जिसमें रेबल विल्सन ने अभिनय किया था। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग $49 मिलियन की कमाई की। एंटरटेनमेंट वीकली की डाना श्वार्ट्स ने उन्हें बिल्कुल सही भूमिका के लिए चुना हुआ माना, जबकि द गार्डियन के बेंजामिन ली ने सोचा कि वह उतनी दिलचस्प नहीं थी। बाद में 2019 में सोनाली बोस की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म द स्काई इज पिंक से उन्होंने प्रियंका चोपड़ा जोनास के रूप में हिंदी सिनेमा में वापसी की, जिसमें उन्होंने आयशा चौधरी की मां की भूमिका निभाई, जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित किशोरी थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया और हास्य और त्रासदी के मिश्रण के कारण कहानी से जुड़ाव महसूस किया। इंडीवायर की केट अर्बलैंड ने उन्हें फिल्म की प्रेरक शक्ति, एक सख्त बात करने वाली मां के रूप में असाधारण पाया, और अन्ना वेट्टिकेड ने उनके प्रदर्शन में दृढ़ संयम पर ध्यान दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए एक और नामांकन मिला। स्ट्रीमिंग परियोजनाएं 2020 चोपड़ा जोनास 2020 में चोपड़ा जोनास ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ 2 साल का $multi-million का फर्स्ट लुक टीवी डील साइन किया, ताकि पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट कलर और महिला फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई सामग्री को समर्थन दिया जा सके। उसी साल उनकी रिलीज हुई फिल्म नेटफ्लिक्स की बच्चों की सुपर हीरो फिल्म वी कैन बी हीरोज थी, जिसका निर्देशन रॉबर्ट रॉड्रिक्स ने किया था। उन्होंने हीरोइक्स नामक एक सुपर हीरो संगठन की निदेशक सुश्री ग्रेनाडा की भूमिका निभाई। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने अभिनेत्री की सख्त मिजाज सुश्री ग्रेनाडा के रूप में परिस्थिति को जीवंत बनाने के लिए प्रशंसा की, और एम्पायर के इयान फ्रीर ने महसूस किया कि उन्होंने बच्चों की फिल्म के लिए एकदम सही अभिनय किया। 2021 में उनकी पहली फिल्म रामिन बेहरानी की द वाइट टाइगर थी, जो अरविंद अडिगा के इसी नाम के व्यंग्य उपन्यास का रूपांतरण थी। उन्होंने आदर्श गौरव और राजकुमार राव के साथ पिंकी शाह की भूमिका निभाई, जो राजकुमार राव के किरदार की पत्नी थी, और साथ ही इस नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन की कार्यकारी निर्माता भी थीं। फिल्म और उनके अभिनय की समीक्षकों ने सकारात्मक समीक्षा की। वैरायटी ने उनकी भूमिका को एक ऐसी नारीवादी के रूप में वर्णित किया जो ये समझ नहीं पाती कि उसके पति का परिवार कितने अंधकार युग में डूबा हुआ है। द टाइम्स के लिए लिखते हुए फिल्म समीक्षक केविन माहेर ने चोपड़ा के अभिनय को प्रभावशाली बताया, और द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने उनकी भूमिका में भावनात्मक गहराई लाने के लिए उनकी प्रशंसा की। फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष बाद में चोपड़ा नेटफ्लिक्स पर स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल जोनस ब्रदर्स फैमिली रोस्ट में दिखाई दी। 2011 में उनकी आखिरी फिल्म साइंस फिक्शन फिल्म द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस थी, जो द मैट्रिक्स फिल्म श्रृंखला की चौथी कड़ी है, जिसमें उन्होंने कीनू रीव्स और कैरी एन मॉस के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। याह्या अब्दुल मतीन द्वितीय, जेसिका हेनविक और जॉनथन ग्रॉफ। उन्होंने सती के वयस्क संस्करण की भूमिका निभाई, जो एक निर्वासन कार्यक्रम था जिसे पिछली फिल्म में पेश किया गया था। रेजरेक्शंस को मिलीजुली समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम प्रदर्शन किया। 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के मुकाबले 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने लिखा कि चोपड़ा की भूमिका सीमित अवधि के बावजूद प्रभाव डालती है। 2020 में चोपड़ा जोनास ने प्राइम वीडियो की एक्शन थ्रिलर सीरीज सिटाडेल में रिचर्ड मैडन के साथ अभिनय किया। उन्होंने नादिया सिंह का किरदार निभाया, जो एक उच्च श्रेणी की जासूस थी और मैडन के किरदार के साथ मिलकर उस आपराधिक गिरोह का सफाया करती है जिसने जासूसी एजेंसी सिटाडेल को नष्ट कर दिया था और उनकी यादें मिटा दी थीं। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोडक्शन बजट के साथ 6 एपिसोड के पहले सीजन ने इस सीरीज को सबसे महंगे टेलीविजन शो में से एक बना दिया। यह उनके 22 साल के करियर में पहली बार था, उस समय तक जब चोपड़ा को अपने पुरुष सह कलाकार के बराबर वेतन मिला। उन्होंने अपने कई स्टंट खुद किए और उनकी भौं पर लगी चोट से उन्हें एक स्थायी निशान रह गया। आलोचकों की इस सीरीज पर मिलीजुली राय थी, लेकिन द डेली टेलीग्राफ के जैस्पर रीस चोपड़ा जोनास की महिला जेम्स बॉन्ड के रूप में क्षमता से विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें चुलबुली, मजाकिया
और 9 इंच की कीलों के थैले जितनी सख्त पाया। रॉजर एबर्ट के निक एलन ने लिखा कि सिटाडेल ने उन्हें भविष्य की एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया। उनकी शानदार कोरियोग्राफी और दृढ़ संकल्प और हास्य के मिश्रण की प्रशंसा की। आलोचकों ने चोपड़ा और मैडन की केमिस्ट्री को शो की मजबूत और सराहनीय विशेषताओं में से एक बताया। सिटाडेल को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 2026 के मध्य में होगा। इसके बाद चोपड़ा ने सैम ह्यूगन और सेलिन डायोन के साथ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा लव अगेन में मुख्य भूमिका निभाई, जो 2016 की जर्मन फिल्म SMS फॉर डिच का अंग्रेजी रीमेक है। फिल्म की आलोचकों ने जमकर आलोचना की और ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 2024 में चोपड़ा ने डिज्नी नेचर की टाइगर नामक डॉक्यूमेंट्री के नैरेटर के रूप में काम किया, जो बंगाल टाइगर्स के बारे में थी और डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई थी। उन्होंने जॉन सीना और इद्रिस एल्बा के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट में अभिनय किया, जो जुलाई 2025 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। चोपड़ा जोनास ने एक वरिष्ठ MI6 एजेंट की भूमिका निभाई, जिसे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक विदेशी शत्रु से बचाने का काम सौंपा गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली। चोपड़ा के अभिनय की सराहना की गई। AV क्लब के टिम ग्रियर्सन ने उन्हें फिल्म की असली एक्शन स्टार बताया। उन्होंने रूसो ब्रदर्स प्राइम वीडियो की एक और फिल्म स्वैशबकलर एक्शन थ्रिलर द ब्लफ में मुख्य भूमिका निभाई, जो फरवरी 2026 में रिलीज हुई। कार्ल अर्बन के साथ अभिनय करते हुए चोपड़ा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में केमैन द्वीप समूह में एक पूर्व समुद्री डाकू की भूमिका निभाएंगी, जो अपने हिंसक अतीत का सामना करती है। वो फिल्म निर्माता SS राजामौली की एक्शन एडवेंचर फिल्म वाराणसी में महेश बाबू के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये 2019 के बाद उनकी पहली भारतीय फिल्म और 2013 के बाद उनकी पहली तेलुगु फिल्म है। 13 अरब रुपए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है। फिल्म 2027 में रिलीज होने वाली है। चोपड़ा जोनस अप्रैल 2025 में जैक एफ्रॉन के साथ कॉमेडी फिल्म जजमेंट डे की कास्ट में शामिल हुई। संगीत व्यवसाय। चोपड़ा की गायन प्रतिभा पर सबसे बड़ा प्रभाव उनके पिता का था, जिन्होंने गायन में उनकी रुचि विकसित करने में मदद की। उन्होंने अपने गायन कौशल का उपयोग अपने भव्य प्रदर्शन के शुरुआती दौर में किया। उनकी पहली रिकॉर्डिंग तमिल फिल्म थमिजन 2002 का गीत उल्ला थाई किल्लथे उनके निर्देशक और सह कलाकार विजय, जिन्होंने उन्हें सेट पर गाते हुए देखा था, के आग्रह पर की गई थी। उन्होंने अपनी फिल्म करम 2005 में टिंका टिंका के लिए पार्श्व गायन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। लेकिन बाद में उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रम सारे गामा पा पर इस गीत को लाइव गाया। चोपड़ा ने ब्लफ मास्टर 2005 के लिए एक अप्रकाशित गीत रिकॉर्ड किया। अगस्त 2011 में यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने चोपड़ा के साथ देसी हिट्स के साथ एक विश्वव्यापी रिकॉर्डिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में ये संकेत दिया गया था कि उनका पहला स्टूडियो एल्बम उत्तरी अमेरिका में इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स द्वारा और अन्य जगहों पर आइलैंड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसे 17 फरवरी को 2026 को TCS चाइनीज़ थिएटर में रिलीज़ किया गया लिमिटेड लोगों के लिए। उसके बाद इसे OTT पर रिलीज़ किया गया है। तकरीबन मैं आपको बता दूं 25 फरवरी 2026 को इसे रिलीज़ कर दिया गया है OTT प्लेटफॉर्म पर। आप इसे जाकर देख सकते हो। बाकी ये एक एक्शन मूवी है जो कि हमें प्राइम वीडियो की तरफ से देखने को मिली है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले